तो स्टार्ट करते हैं। अब पिछली क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा डाइजेशन स्टार्ट कर दिया था और मैंने स्टमक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे थे। मैंने कमेंट्स देखे हैं, कुछ बच्चों ने उसका आंसर लिखा था विच इज एब्सोल्युटली राइट। HCl, म्यूकस, इन सब का डिफरेंस फंक्शन मुझे बताया था बच्चों ने कमेंट्स में, तो वेरी गुड फॉर दैट। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ह्यूमंस के अंदर ना बच्चों होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक जैसे अमीबा में, होलोजोइक जैसे ह्यूमंस में या एनिमल्स में हम लोग क्या करते हैं ना, हम खाना पूरा खा जाते हैं, हम होल फूड खा जाते हैं। हम ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे एक सांप की तरह निकाला और ऐसे उसको ब्रेक किया, एसिड वैसिड उसमें फेंके और फिर जाके एब्जॉर्ब किया, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। सिंपल खाया, अब हम उसको चबाएंगे, हमारे पेट में वो डाइजेस्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा, वो एब्जॉर्ब होंगे उसके न्यूट्रिएंट्स। तो इस टाइप की चीज़ों को बोलते हैं होलोजोइक, जिसमें होता है इंजेशन, टेकिंग इन ऑफ फूड, देन हम करते हैं ब्रेक डाउन जिसको हम डाइजेशन बोलते हैं, उसके बाद एब्जॉर्ब होता है फूड, फिर एसिमिलेट। एसिमिलेट मतलब वो जो फूड है, आपने तो ग्लूकोज बनाया है, ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी को तो एटीपी चाहिए ना, तो जो यूज करते हैं, जब रेस्पिरेशन का यूज होता है, दैट इज एसिमिलेशन। एंड फाइनली वेस्ट सब्सटेंसेस को हम बाहर फेंकते हैं, दैट इज इजेशन। यस, ओके, चलिए। तो यहाँ पे ना बच्चों क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सबसे पहले ना माउथ आता है और माउथ में ही स्टार्ट होती है डाइजेशन। तो क्वेश्चन में जैसे आपसे पूछा जाएगा कि डाइजेशन कहाँ सबसे पहले स्टार्ट होती है, तो बच्चों माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होती है। ऑलराइट, और माउथ में क्या होता है, यहाँ पे हमारे कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले ब्रेक होता है माउथ में, और माउथ में होता है सलाइवरी अमाइलेज। हमारे पास सलाइवा होता है, उसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज विच इज एन एंजाइम जो कि सलाइवरी ग्लैंड से आ रहा है, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट को करता है। देन हमने माउथ का डाइजेशन कर लिया था, फिर हमारा खाना कहाँ आया था, ईसोफेगस में आया था। एंड ऑब्वियसली हमको अगर एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट करना है ना आंसर को, तो सिर्फ हम इतना नहीं लिखेंगे सलाइवरी अमाइलेज होता है, ब्रेक डाउन करता है, हम अच्छे से लिखेंगे कि माउथ में बकल कैविटी होती है, टीथ से हम उसको बाइट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, च्यू करते हैं, ठीक है, टंग उसको हेल्प करती है मिक्सिंग में ताकि सलाइवा अच्छे से मिक्स हो सके, स्वेलोइंग में उसको मदद करती है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे ईसोफेगस में आया। अब देखो ईसोफेगस में क्या होता है, हमने एक स्पेशल टाइप की मूवमेंट यहाँ पे की थी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, है ना। इस तरीके से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होके फूड ना अल्टीमेटली कहाँ पे आता है, स्टमक में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको यहाँ पे डाउट हो रहे हैं ना, आप पिछली क्लास देखो, मैंने पूरा डिटेल में वहां पे समझाया है, अभी मैंने जस्ट शॉर्ट में बोला है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, लेकिन अगर आपको डिटेल में समझना है तो आपको पिछली क्लास में जाना पड़ेगा। चलो, अब हमने क्या किया था, अब खाना आ गया स्टमक में। तो देखो मैंने यहाँ पे ना एक टर्म लिखा था पहले, बोलस, ठीक है। तो हमारा ये जो फूड था ना बच्चों, एल्कलाइन फूड था। क्यों? क्योंकि जो सलाइवरी अमाइलेज होता है ना, वो एल्कलाइन पीएच होता है, बेसिक होता है, ठीक है। तो हमारा जो फूड है, जो एक बॉल सा स्ट्रक्चर बन गया, मिक्स हो गया पूरा सलाइवा के संग, जो इजी हो गया स्वालो करने के लिए, वो बोलस की फॉर्म में आ गया। अब ये बोलस फाइनली आ जाता है स्टमक में। अब स्टमक के पार्ट्स मैंने आपको बताए थे, तो ये जैसे आपका ईसोफेगस से कनेक्ट हो रहा है ना, सबसे पहला रीजन होता है बच्चों आपका कार्डिया रीजन, ठीक है। और कार्डिया रीजन के यहाँ पे होती है कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर क्या करती है, ये मसल्स होती हैं, ये काम कर रही है कि भाई जो खाना पेट में आ गया ना, वो दोबारा से बाहर नहीं आ जाए, उसकी आउटवर्ड मूवमेंट नहीं हो जाए। तो यहाँ पे आपकी कार्डियक स्फिंक्टर है, ठीक है। कार्डिया रीजन के बाद भैया जो आपकी मेन बॉडी आ जाती है ना, दैट इज योर फंडस, ठीक है। लास्ट में आपका आ जाता है पाइलोरस रीजन, विच पाइलोरस रीजन, ठीक है। दिस इज द थर्ड पार्ट। फंडस आपका सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है। अब यहीं पे इसके बाद जब पूरा खाना डाइजेस्ट हो गया है, स्टमक के अंदर जो चीजें हो गई हैं, फिर खाना फर्दर आगे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और पाइलोरस
वो कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक और स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स। ये अगेन ताकि खाना अच्छे से आगे जाए और बैकवर्ड मूवमेंट नहीं हो, तो ये स्फिंक्टर मसल्स यहाँ पे ये वाला काम कर रही है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अब देखो यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे ना बच्चों गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक स्टमक के लिए यूज हो रहा है वो, ठीक है। जूस का मतलब है व्हेन इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स, मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स, अलग अलग चीजें मिक्स हो रही है। तो देखो यहाँ पे ना अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, आप डिटेल में इसको 11th में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे HCl रिलीज होता है विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिलीज होता है म्यूकस, ठीक है। एंड यहाँ पे रिलीज होता है एंजाइम जिसका नाम होता है पेप्सिनोजेन एंजाइम, ठीक है। तो ये 3 सिक्रीशन हो गई आपकी। अब यहाँ पे ये क्यों हो रहा है? देखो पेप्सिनोजेन जो एंजाइम है ना बच्चों, जब भी जेन लगा हो ना किसी एंजाइम में, इसका मतलब वो क्या है? दैट इज इनएक्टिव फॉर्म। ये इनएक्टिव है। तो ये जो फूड है इसको डाइजेस्ट होना है। पेप्सिनोजेन का काम होता है प्रोटीन की डाइजेशन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि स्टमक में क्या डाइजेस्ट होता है, तो प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं। प्रोटीन्स क्या है? अमीनो एसिड की चेन ही तो है। तो वो उसको थोड़े से लार्जर पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ता है, ठीक है। ये पता लग गया कि हमें प्रोटीन्स को लार्जर या स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ना है। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो टूटना है ना, ये जो पेप्सिनोजेन है ना, ये तो इनएक्टिव है, ये काम कैसे करेगा? तो ये जो है ये तभी एक्टिव होगा जब यहाँ पे एक एसिडिक मीडियम होगा, क्योंकि अभी तो क्या है, फूड तो अल्कलाइन है। तो नाउ क्या होगा हमारा जो बच्चों HCl होगा ना, HCl will provide the acidic medium, ठीक है। HCl क्या कर रहा है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है ताकि आपका जो एंजाइम पेप्सिनोजेन है वो ठीक से काम कर सके। तो ये पेप्सिनोजेन जब एसिडिक मीडियम में एक्टिव हो जाता है तो ये क्या बन जाता है आपका? पेप्सिन। नाउ पेप्सिन इज द एक्टिव एंजाइम, ठीक है। पेप्सिन इज द एक्टिव एंजाइम जो ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन्स की, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक है। ऑलराइट, चलिए ठीक है। नाउ पेप्सिनोजेन कहां से रिलीज होता है? जो स्टमक होता है ना, स्टमक के अलग अलग सेल्स होते हैं, वहीं उन्हीं सेल से रिलीज होते हैं एंजाइम्स, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे HCl सिर्फ इतना ही काम नहीं करता। HCl का एक फंक्शन तो ये हो गया, दूसरा फंक्शन इसका ये है कि ये एसिड है ना भाई, अब यहाँ पे किसी भी टाइप के बैक्टीरिया होंगे, जर्म्स होंगे, तो ये इसको किल कर देगा, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी हार्म ना हो जाए, इंटेस्टाइन में ना चले जाए, कोई फूड पॉइजनिंग नहीं हो जाए, कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाए। तो इसीलिए ये HCl इन बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक है। अब आता है तीसरी चीज का रोल, विच इज आवर म्यूकस। अब म्यूकस क्या करेगा? ओके, कोई प्रॉब्लम? देखो हमें क्या चाहिए था? हमें प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। ऐसे पढ़ेंगे, प्रोटीन आया स्टमक के अंदर, उसको डाइजेस्ट होना है स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स में, वो काम करेगा पेप्सिनोजेन। लेकिन पेप्सिनोजेन इनएक्टिव है, वो सिर्फ एक्टिव होगा एसिडिक मीडियम में। HCl आ जाएगा, उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, साथ साथ लगे हाथ वो बैक्टीरिया को मार देगा। अब आएगा क्या? म्यूकस। नाउ व्हाट इज म्यूकस? भाई हमारी बॉडी है, जरा अपने हाथ में जरा मत ऐसे करना, मत, मैं ऐसी बोल रही हूँ, कभी ऐसे एसिड लगे तो ऐसे कितनी जलन होगी, मतलब सोचो कितना पेन होगा, ब्लिस्टर्स होगा। तो भाई इंटरनल ऑर्गन्स तो कितने सॉफ्ट होते हैं, वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। तो वहां पे बच्चों क्या करता है ना, ये जो म्यूकस है ये प्रोटेक्ट करता है स्टमक की वॉल्स को, स्टमक के सेल्स को, किससे? एसिड से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो एसिड भी यहाँ पे जो रिलीज हो रहा है, साथ साथ म्यूकस उसकी प्रोटेक्शन के लिए रिलीज हो रहा है। ऑलराइट, ठीक है।
यहाँ पे पाइलोरिक क्या काम करता है मैंने आपको बताया है, पाइलोरिक इज अ स्पिंस्टर, ठीक है, स्पिंस्टर। अब देखो क्या हो गया, खाना हमारा डाइजेस्ट हो गया, स्टमक में डाइजेस्ट होगा। अब खाना कहाँ जाएगा, अब खाना जाएगा बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो पाइलोरिक स्पिंस्टर है ना, ये इट विल मेक श्योर कि खाना ठीक से वहां पे चला जाए और वो अच्छे से चला जाए, उसकी मूवमेंट वापस ना हो जाए, तो ये फंक्शन होगा। ऑलराइट, चलिए अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट। अब खाना कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। अब एक चीज मुझे बताओ, पहले तो खाना था भाई बेसिक, ठीक है, एल्कलाइन, फिर खाना आ गया स्टमक में, अभी बन गया स्टमक में एसिडिक। तो यहाँ पे जो एसिडिक फूड आता है और जो स्टमक के चीज़ों से मिक्स है उसको हम क्या बोलते हैं, काइम, और कुछ कुछ उसको चाइम बोलते हैं। हाँ, इट्स मर्जी है भाई, जैसे मर्जी प्रोनाउंस कर लो, ठीक है, दैट इज काइम। ये आपका फूड आ गया है। ऑलराइट, अब यहाँ पे फूड आ गया। अब आएगा स्टमक का रोल, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, याद रखो क्वेश्चन में कई बार, मतलब इतनी बार आपसे पूछेगा, चाहे तो आपके हाफ ईयरली में, चाहे तो आपके कहीं पे भी बोर्ड्स में, कि फाइनल डाइजेशन कहाँ होती है, मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ होती है, कौन सी जगह में हर चीज़ की डाइजेशन हो रही है। तो हर चीज़ का आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहीं पे हमारी मैक्सिमम डाइजेशन हो रही है। यहाँ पे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स भी डाइजेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे प्रोटीन्स भी डाइजेस्ट होंगे, यहाँ पे फैट्स भी डाइजेस्ट होंगे। ऑलराइट, उसके अलावा यहीं पे बच्चों होगी फाइनल डाइजेशन। यहाँ पे फाइनल डाइजेशन क्यों हो रही है, क्योंकि इसके आगे डाइजेशन नहीं होती बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होती है। तो हमने इंजेक्शन पढ़ लिया, हमने डाइजेशन कर लेंगे, फिर हम एब्जॉर्प्शन में आएंगे, ठीक है। चलो, ऑलराइट, पाइलोरिक मैं बता चुकी हूं, आप देख सकते हैं रिवाइंड करके क्या करता है, इट इज अ स्फिंक्टर मसल्स। ऑलराइट, नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा आ गया खाना और इसको मैंने बोल दिया है काइम, ठीक है। अब यहाँ पे ना स्मॉल इंटेस्टाइन में हर चीज की डाइजेशन हो रही है। अब क्या होगी, हर चीज ना स्मॉलेस्ट पार्ट में ब्रेक होता है। जैसे जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, अल्टीमेटली जो उसका स्मॉलेस्ट पार्ट है दैट इज ग्लूकोज, इसको ग्लूकोज में ब्रेक होना है, ठीक है। उसी तरीके से जो हम प्रोटीन्स खाते हैं ना, प्रोटीन्स को फाइनली ब्रेक होना होता है उसके सबसे छोटे यूनिट में, जिसको हम अमीनो एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारे बच गए फैट्स, और अल्टीमेटली फैट्स जो हैं वो फैटी एसिड्स और वेरी स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ब्रेक होना है और ये सारी चीजें आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है इंटेस्टिनल जूस, क्या बोलते हैं इसको, इंटेस्टिनल जूस। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, मिक्सचर ऑफ एंजाइम, कुछ जो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदलेगा, कुछ जो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में बदलेगा, और कुछ जो होगा फैट्स को फैटी एसिड्स में बदलेगा, ठीक है। वेरी नाइस, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स, सबको पता है। चलिए बढ़िया। अब लेकिन अभी तो ऊपर तो फैट तो डाइजेस्ट नहीं हुआ था भाई, फैट तो इजीली डिसॉल्व भी नहीं होता, कभी घी पानी में इजीली मिल पाता है, ऑयल पानी में मिल पाता है, तो बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होगा, डायरेक्टली डाइजेस्ट हो जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि ऊपर तो फैट डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। प्रोटीन्स तो ऊपर से पेप्टाइड्स तक बने थे, पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में भी तो टूटना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली कैसे होगा, डायरेक्टली नहीं होगा ना। तो देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन ना आपका 3 पार्ट्स में बटा होता है, जिसको हमने बोल दिया ड्यूडेनम, ज्यूजेनम एंड इलियम, ठीक है। इलियम, ये 3 पार्ट्स हो गए, मतलब ऐसे सर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टार्टिंग का पार्ट ड्यूडेनम, देन आपका ज्यूजेनम एंड देन आपका इलियम। इसके बस नाम याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे ड्यूडेनम में स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस से पहले आते हैं और जूसेस, बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। बाइल जूस बच्चों आता है लिवर में। मुझे याद है पिछली क्लास में एक बच्चे ने इससे पूछा था कि मैम लिवर में बाइल जूस क्या होता है, ये बाइल जूस क्या होता है। अब आपको इसका आंसर मिलेगा, बाइल जूस लिवर रिलीज करता है। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन इसके अंदर डाइजेशन नहीं होती, ठीक है। उसी तरीके से पैनक्रियाज,
पैनक्रियास ग्लैंड का काम करता है, उसके अंदर डाइजेशन नहीं होती, तो ये दोनों ना अपनी सिक्रीशंस कहाँ कर देते हैं, ड्यूडेनम में कर देते हैं। जब इन्होंने अपना काम कर दिया उसके बाद इंटेस्टिनल जूस इसको करने लगता है ब्रेक डाउन। ऑलराइट, देन यहाँ पे ये जो मैंने डायग्राम लगाया है ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा, ये कुछ नहीं है, ये एक पाइप जैसा मान लो, और ये देखो वॉल्स में ना इस तरीके के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों। एक देखो, एक ये सरफेस है, ये ऐसे कितना एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। अब अगर एक ऐसी सरफेस होगी तो ऑब्वियसली ये कितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, इसका तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया ना। तो यहाँ पे यही होता है, ऐसे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, विलाई। यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेलाई जो होता है ना, इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो इंटेस्टाइन के वॉल्स में प्रेजेंट है। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करेगा, जब यहाँ पे फाइनल डाइजेशन हो रही है, सब डाइजेशन हो गया, सबसे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो गया, तो वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ भेजने हैं भाई, मेरे तो स्टमक में हुआ है, मेरे तो इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ है, मेरे दिमाग में कैसे न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे, मेरे बॉडी में बाकी जगह कैसे न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे, मेरी मसल्स में कैसे न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे, तो ब्लड के थ्रू जाएंगे। तो ये सारे ब्लड ब्लड में आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, कैपिलरीज मतलब जो हर सेल तक पहुंचती है, तो ये सारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स है ना, वो सारे न्यूट्रिएंट्स लेके आ जाएगी और पूरी बॉडी में लेके जाएगी। तो विलाई से यहाँ पे होता है कैपिलरी का कनेक्शन, ठीक है। कैपिलरी से सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो चला जाता है सेल्स में विद द हेल्प ऑफ ब्लड, ठीक है। यहाँ पे समझ आया सब। अब वेट कीजिए, अभी क्या होता है, फैट्स को इमल्सिफाई करके वो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में बांट देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इमल्सिफिकेशन। चलो अब क्या होता है, पैनक्रियास से आ रहा है पैनक्रियाटिक जूस, वो भी कहाँ पे आएगा, ठीक है। उसको कहाँ पे आना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आना है। मैंने आपको बताया है कि ग्लूकोज में एक हिंट है, बट नॉट एग्जैक्टली, ग्लूकोज एग्जैक्टली सही नहीं होता, ठीक है। ग्लूकोज एग्जैक्टली नहीं होता क्योंकि अगर अभी ही ग्लूकोज में टूट जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लूकोज में कैसे तोड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो पैनक्रियाज होगा वो स्टार्च को ब्रेक करेगा माल्टोज में, ठीक है। माल्टोज जो आपने ग्लूकोज बोला है ना, इट इज डबल ग्लूकोज, ऐसे याद रख लो, ठीक है। मतलब एक ग्लूकोज और दो ग्लूकोज, ठीक है बच्चों। तो ग्लूकोज का जब दो मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के साथ में आएंगे तो उसको माल्टोज बोलेंगे। ऑलराइट, चलो तो आपको ना अभी माल्टोज मिला है, अभी ग्लूकोज नहीं मिला है। ट्रिप्सिन तोड़ता है बच्चों प्रोटीन्स को, यहाँ पे प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होगी। अब ये क्या होगा, आपको पहले लार्जर पॉलीपेप्टाइड्स मिल गए थे ना, आपको लार्जर पेप्टाइड स्टमक में मिल गए थे। यहाँ पे फर्दर वो जो और बड़े बड़े पॉलीपेप्टाइड्स हैं उसको फर्दर कन्वर्ट करेगा स्मॉलर पेप्टाइड्स में, ठीक है। किस में कन्वर्ट करेगा, स्मॉलर पेप्टाइड्स में। ऑलराइट, अब लाइपेज बच गया। अब लाइपेज क्या करता है, देखो लाइपेज फैट्स को तोड़ता है, तो ये फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में बदलेगा, ठीक है। सबको समझ आया, कोई डाउट? ऑलराइट, ठीक है, ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं है। तो यहां पे टूट गया। अब देखो लिवर क्या कर रहा था, लिवर आपका क्या ला रहा था, बाइल जूस, ठीक है। लिवर में बाइल जूस आ रहा था। बाइल जूस में मैंने आपको बताया इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन हो गया फैट्स का, यानी कि फैट्स छोटा हो जाता है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में टूट जाता है, ठीक है। फ्लैट्स छोटे ग्लोब्यूल्स में टूट गया है। अब दूसरी चीज क्या करेगा, नाउ दिस वाज इंपॉर्टेंट। यहां पे ये दोनों चीजें कहां आएंगी, दोनों के ही सिक्रीशन आएंगे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे। उसके बाद फाइनल डाइजेशन मैंने आपको बता दी स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन ये जो पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ना काइम आया था, आपका एसिडिक फूड आया था, और पैनक्रियास को अपना एल्कलाइन मीडियम चाहिए दोबारा। ये कहता है मुझे बेसिक मीडियम में अपना काम करना है। तो ये जो लिवर का जो बाइल जूस है ना, ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है।
तो लिवर एल्कलाइन मीडियम, यस सौरभ एब्सोल्युटली राइट, इट ऑल्सो प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम। तो ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा पैनक्रियाज के लिए, ठीक है। अब देखो फटाफट से देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में हर चीज स्मॉलर पीस में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, लेकिन पहले ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में लिवर से आ रहा है और पैनक्रियाज से आ रहा है। पैनक्रियाज से जो जूसेस आ रहे हैं उसको अल्कलाइन मीडियम चाहिए, तो बाइल जूस आके उसको अल्कलाइन मीडियम दे देगा, साथ में फैट्स की भी मल्सिफिकेशन कर देगा, ठीक है। फर्दर पैनक्रियाज कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को और स्टार्च को तोड़ देगा, सबको तोड़ देगा, और ये अल्टीमेटली पूरी फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन कर देगा, ठीक है। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गई आपकी फाइनल डाइजेशन। नाउ अगर क्वेश्चन पूछता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो यहाँ पे डाइजेशन तो आपकी हो रही है, उसके साथ साथ ना यहाँ पे एक और चीज हो रही है विच इज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी हो रही है, तो डाइजेशन यहाँ पे खत्म हो गई। अब यहाँ से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होंगे, अब खाना आ गया आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, है ना, यहाँ पे तो एब्जॉर्प्शन तो पहले ही होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पे ना बच्चों आपका जो भी एक्सेस वाटर है जो बच गया है, जो बॉडी रिटेन करना चाहती है, वो यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगा एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है। ऑलराइट, किसी को कोई डाउट है? चलिए नाउ अब हमारा खाना आ गया रेक्टम में। अब रेक्टम क्या है, अब हमने तो खाना खाया था, खाना तो डाइजेस्ट हो गया, जिसको सेल को जिस फॉर्म में चाहिए था उस फॉर्म में ब्रेक डाउन होके वो अपनी अपनी जगह चला गया। अब बचे हुए का क्या हुआ, व्हाट विल हैपन टू द अनडाइजेस्टेड फूड, जो अब फर्दर डाइजेस्ट नहीं हो सकता, जो हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए वेस्ट है, तो वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, स्टोर हो जाएगा रेक्टम में, ठीक है। इट विल बी स्टोर इन द रेक्टम एंड फाइनली जब इसका टाइम आएगा तो ये बॉडी से हो जाएगी इसकी इजेक्शन, ठीक है। एनी डाउट? यस नेहा, दैट इज द स्टोरेज एरियाज। ओके, जिसको पैनक्रियाज समझ नहीं आया है मैं फटाफट से बता देती हूँ। पैनक्रियाज में आपके तीनों एंजाइम्स होते हैं, 3 एंजाइम्स होते हैं। लाइपेज आपके फैट्स की डाइजेशन करेगा, ठीक है। देन आपका अमाइलेज स्टार्च की डाइजेशन करता है, उसको माल्टोज में तोड़ता है, लेकिन अभी भी माल्टोज ग्लूकोज नहीं बना, तो फर्दर उसको इंटेस्टिनल जूस माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देगा, ठीक है। उसके अलावा आपके पास क्या हुआ, अमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, जो पॉलीपेप्टाइड स्टमक में ब्रेक हुए थे ये उसको और छोटा तोड़ देगा, ठीक है। लेकिन जो इसको एक सराउंडिंग चाहिए ना, वो अल्कलाइन मीडियम की चाहिए, तो जो बाइल जूस उसको प्रोवाइड करेगा। चलो अब आ जाओ, फाइनल हमारा इसका टॉपिक रह गया डाइजेशन इन हर्बीवोर्स। ऑलराइट, अब देखो बच्चों हर्बीवोर्स कौन होते हैं, काऊ होते हैं, डियर होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब ना प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। और प्लांट्स के सेल में क्या होती है, प्लांट्स के सेल में सेल वॉल होती है। सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल वॉल तो सेल्यूलोज से बनी होती है। तो ये इतना हार्ड मटेरियल क्या इजीली डाइजेस्ट होगा, नहीं होगा। तो क्या होता है, जो हर्बीवोर्स होते हैं ना, ये जो हर्बीवोर्स आप देख रहे हो, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका जो इंटेस्टाइन है कितना लॉन्ग है, तो हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर इंटेस्टाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देखो, मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ कि जो जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाई हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर इंटेस्टाइन देन कार्निवोर्स, क्योंकि कार्निवोर्स तो फ्लैश ईटिंग होते हैं, उनका खाना इजीली टूट जाता है, लेकिन सेल्यूलोज ना इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, फाइबर इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, तो उनके पास लॉन्गर इंटेस्टाइन होता है ताकि वो उसको अच्छे से ब्रेक कर सके। ऑलराइट, चलो अब ये र्यूमन क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है मैंने, ये र्यूमन कोई बता सकता है, व्हाट आर र्यूमन, र्यूमन क्या होते हैं, र्यूमन, र्यूमिनेंट्स, व्हाट आर र्यूमिनेंट्स, चलो
र्यूमिनेंट्स बच्चे वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी में एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम र्यूमन बोलते हैं। ये आपका कहाँ होता है ना, ये उन एनिमल्स के फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कि कडलिंग हो रही है, ठीक है, कडलिंग हो रही है। अब ये कड क्या है, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, जैसे जो एनिमल्स होते हैं, आपने देखा है ना, काओ बार बार बहुत चबाती है, मतलब ऐसे अपना मुंह चलाती रहती है और खाती रहती है। तो बेसिकली क्या होता है, जो खाना वो ऑलरेडी खा चुकी है ना, एक पार्शियली डाइजेस्टेड फॉर्म में ना वो इस एरिया में स्टोर हो जाता है, ठीक है। वही खाना वो दोबारा से ऊपर लाके उसको फिर से च्यू करती है, उसको कटलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है र्यूमन एंड दीज एनिमल्स आर नोन एज र्यूमिनेंट्स। यस, पार्शियली जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब हमारा ये भी हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो गया। अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन। चलो, अब ना रेस्पिरेशन हमें आपको एक बड़ी मतलब इसको रिलेट करके बता दी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ना अब तक आपको बोल रही थी ना कि हमारी बॉडी को ना ग्लूकोज चाहिए, हम बीमार होते हैं, हमें अचानक से ना ग्लूकोज दिया जाता है, खाना नहीं खाने को दिया जाता। व्हाई? क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हम फैट्स खा रहे हैं, जो भी हम प्रोटीन्स खा रहे हैं, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, ये सब ना अपने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होती है इनकी, ठीक है, इनकी ब्रेक डाउन होती है। तो ये जो ग्लूकोज है ना बच्चों, ये आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये स्मॉलेस्ट सब्सटेंस है, इसको फर्दर ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या होता है ना, ये सारा खाना जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक हो चुका होता है, ये न्यूट्रिएंट्स जो स्मॉलेस्ट न्यूट्रिएंट है ना, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये एब्जॉर्ब होके ब्लड कैपिलरीज, कौन? ब्लड कैपिलरीज इसको लेके जाती है सेल्स में, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज इसको लेके जाती है सेल्स में, यहां पे होती है इस फूड की ऑक्सीडेशन। क्या होती है? ऑक्सीडेशन। अब याद करो, 9th क्लास में याद करो, हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। याद है सबको, हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। क्यों? क्योंकि ये तो एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, एटीपी प्रोड्यूस करता है ना। तो यहाँ पे अब हमको यही करना है। ये जब सेल में हमारा सारा खाना आ गया है ना, अब उसकी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। तो जो ग्लूकोज है ना, पहले ये पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। ये प्रोसेस हर सेल के ना साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज से लेके पायरूवेट तक हर चीज ना जो रिएक्शंस होते हैं, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल बच्चों, और पायरूवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। जब ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। यहाँ पे ना साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब इसकी फर्दर और एनर्जी चाहिए हमको, तो इसकी ना फर्दर ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन होती है कहाँ पे? ये हो रहा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसकी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन होती है एंड फाइनली हमको मिलती है एनर्जी। सेल को तो एनर्जी चाहिए थी, सेल को एनर्जी चाहिए थी, किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी को बोलते हैं अडीनो ट्राई फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट होते हैं। सेल क्या करता है, उसको जब भी एनर्जी चाहिए, वो इस एटीपी को ब्रेक करता है, इसका एक फॉस्फेट को अलग कर देगा, इस फॉस्फेट अलग कर देगा तो ये डाइफॉस्फेट बन जाएगा, और यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। अगर उसको फिर से एनर्जी, अब उसकी यूज हो गई, उसको और एनर्जी नहीं चाहिए, तो वो उसको फिर से जोड़ के स्टोर कर देगा एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने खाना क्यों खाया? क्योंकि मुझे एटीपी चाहिए था, इसलिए ये पूरा डाइजेशन हो रहा था। लेकिन ये जो एटीपी है यहाँ पे, ये ऑक्सीडेशन से बन रही है, और ये ऑक्सीडेशन कौन लाता है? रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन इज ब्रीदिंग से जो आप ऑक्सीजन लेते हो, जो आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो, ब्रीदिंग की वजह से, उस ऑक्सीजन की हेल्प से इस
पायरोवेट को जब आप एटीपी बनाते हो दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन, ठीक है। सो दिस इज रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सेल में हो रही है। तो फाइनली जो भी खाना हमने खाया ये हो गया एसिमिलेशन, ठीक है। चलो अब यहाँ पे है हमारे रेस्पिरेशन के पाथवेज, तो ये देख लेते हैं। अब ये जो रेस्पिरेशन है ना, ये कैसे हो रही है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या आ रही है, वो तो हमारी नोज से, लंग से आ रही है, फिर हमारी पूरी ब्लड उसको हर सेल में लेके जा रही है। तो जब ब्लड हर सेल में ऑक्सीजन में उसको लेके आ गई तो फिर ये चीजें यहाँ पे होने लगेंगी, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, हमारे पास सेल में था ग्लूकोज, ग्लूकोज पायरोवेट में बदल जाएगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरोवेट इन द साइटोप्लाज्म, इनसाइड साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ठीक है। अब पायरोवेट में बदल गया। अब क्या होता है, यहां तक तो सबकी बॉडी में सेम चीज हो रही थी, लेकिन रेस्पिरेशन तो भाई बैक्टीरिया भी करते हैं, रेस्पिरेशन तो यीस्ट भी कर रहा है, रेस्पिरेशन तो ह्यूमंस भी कर रहे हैं, प्लांट्स भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो यीस्ट विच इज अ फंजाई, ये क्या करता है ना, एनोरोबिक ऑक्सीजन करता है। एनोरोबिक का मतलब है बच्चों एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे उसको नहीं चाहिए, बिना ऑक्सीजन की कर रहा है। तो वो ऑक्सीजन इनहेल करके ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा है फूड की, वो ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टली उसका ब्रेक डाउन कर रहा है बिना ऑक्सीजन के। तो वो क्या तोड़ेगा, जो ग्लूकोज है वो, कि ये जो पायरोवेट है ये किस तरीके से टूटेगा, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें मिलेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। सबको समझ आया है यहाँ पे, यस, विदाउट ऑक्सीजन, ऑल राइट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी में तो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसको हम एरोबिक ऑक्सीजन बोलते हैं, वो इसको बना देगा एटीपी और उसके साथ साथ रिलीज करता है क्या बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको समझ आया, जो हम ऑक्सीजन ले रहे थे अभी तक वो क्यों ले रहे हैं, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर रहे हैं वो कहां से आ रही है, वो यहां से आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एनारोबिक होता है उसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। चलिए अब कभी देखा हम भाग रहे हैं, हम थक जाते हैं, हमारे मसल्स में ना पेन होने लग जाता है ना, मैं बोर्ड में ऐसे लिखती रहूंगी ना, मेरा हाथ थक जाएगा थोड़ी देर बाद। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम थक जाते हैं। मसल सेल्स में ना, मसल जो सेल्स होते हैं ना, वहाँ पे ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुँच पाता, ऑक्सीजन अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता सेल में, तो वहाँ पे ना लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। क्या हो जाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से अब लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो ऐसा रिएक्शन तो नहीं हो पाएगा, तो फिर यहां पे रिलीज होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड जब रिलीज होता है तो जैसे हम थक रहे हैं ना, हम क्यों थकते हैं, क्योंकि वहां पे ना लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो गया है, उस लैक्टिक एसिड की इकट्ठा होने की वजह से आप थकते हो और आपको दर्द होता है, ठीक है। सो दिस वाज रेस्पिरेशन, ठीक है। किसी को समझ आया है, ऑल राइट, ठीक है। चलो अब ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन, ठीक है। हमने भाई देख लिया कि ऑक्सीजन चाहिए क्यों थी, अब ये ऑक्सीजन आ कैसे रही है, हाउ दिस ऑक्सीजन इज कमिंग इनसाइड आवर बॉडी। तो पहले यहाँ पे देखो, ये मैंने ह्यूमन रेस्पिरेशन है, ये हमें डिटेल में पढ़ना है, लेकिन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सारे तो ह्यूमन जैसे होते नहीं, रेस्पिरेशन तो हर कोई कर रहा है। अब जैसे प्लांट्स हो गए है ना, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि प्लांट्स क्या कर रहा है, प्लांट्स तो रेस्पिरेशन सुबह भी कर रहा है, रात को भी कर रहा है ना। वो दिन में फोटोसिंथेसिस करता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करने वाला है रेस्पिरेशन के वक्त, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके वो रिलीज कर देता है ऑक्सीजन दिन में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है। लेकिन रात में तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो जो वो ऑक्सीजन यूज कर रहा है तो वो रिलीज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो प्लांट यूज करता है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन वो कैसे यूज कर रहा है, स्टोमेटा से ले रहा है बच्चों। इसी स्टोमेटा से डिफ्यूजन
ठीक है, डिफ्यूजन के समय, डिफ्यूजन की वजह से बाहर से अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। अब प्लांट ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है और बाहर दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलराइट, यस, वेरी नाइस। फिश में गिल्स होती हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलो अब यूनिसेलुलर जैसे अमीबा होगा, प्लैनेरिया हो गया, ये डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन से कर रहा है। एक ही सेल है इनके पास, एक ही सेल को सारे काम करने हैं, तो यहाँ पे डिफ्यूजन से ये हो जाएगा, ठीक है। अर्थवॉर्म भी अपनी स्किन से करता है। फिश हो गए, प्रॉन्स हो गए, उनके पास गिल्स होती हैं। अब देखो स्पिरिकल्स, ठीक है, एक ये स्ट्रक्चर है, ये याद रख लो हमारे ग्रास होपर्स में, कॉकरोच में, ट्रैकी, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने लिखा है ना, इसका आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी है, इसको अच्छे से याद कर लो, लिख लो अपने नोट्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए, अब हमारा रह गया लास्ट पे ह्यूमन रेस्पिरेशन। तो देख लेते हैं कितना बचा है। पिगमेंट्स हैं, ब्रीदिंग है, रेस्पिरेटरी है। ऑलराइट, ठीक है, हम फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे आ रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी फटाफट से देख ले हैं कि क्या हो रहा है। हम कर लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमंस में क्या होता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तब आप ये बनाएंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन का क्या प्रोसेस है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो आप वो एनारोबिक और एरोबिक वाला चार्ट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है तो मैं आपको बता रही हूँ। देखो नाउ सिस्टम, अब देखो क्या हो रहा है, हमारे पास नोज है, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम नोज में नेसल कैविटी, 2 हमारे होल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एयर जा रही है, तो नोज से ऑक्सीजन को हम इनहेल कर लेते हैं, ठीक है। यहीं पे नोज में ना हेयर प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, जो भी एयर पार्टिकल्स अंदर आ रहे हैं, उसके संग डस्ट भी हो सकती है, उसके संग बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो वो किसी भी तरह की डस्ट, बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेता है। क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्यों? क्योंकि यहीं पे सबसे पहले आप बैक्टीरिया से बच गए, ठीक है। अब नोज में आ गई, अब कहाँ आता है, सबसे पहले नोज, उसके बाद आ गया आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है, ठीक है। फेरिंग्स क्या है, इट इज अ कॉमन पैसेज। कॉमन पैसेज किसका, हमको पता है ना, फूड पाइप भी होता है, विंड पाइप भी होता है। अब ईसोफेगस से थोड़ी जाएगी, ईसोफेगस से थोड़ी, अब यहाँ पे ट्रैकिया आएगा, तो यहाँ पे ट्रैकिया से हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल हो रही है, ठीक है। तो फेरिंग्स जो है एक बॉक्स है, बड़ा सा एक कैविटी है, जहाँ पे फूड पाइप का भी जगह है और विंड पाइप की भी जगह है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को भेज देता है, मतलब ऑक्सीजन जो जा रही है उसको ट्रैकिया के पास भेज देता है, और जो फूड आता है वो ये ध्यान रखता है कि वो ईसोफेगस के पास जाए, ठीक है, इस तरीके से। फिर आता है थर्ड हमारा लैरिंग्स। अब लैरिंग्स में आ गया तो फेरिंग्स में आ गया, फिर लैरिंग्स में आ गया। लैरिंग्स को आप वॉइस बॉक्स भी बोलते हो, ठीक है। ऑलराइट, लैरिंग्स को आप वॉइस बॉक्स भी बोलते हो। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्या होता है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो यहां पे ना एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, ये ऐसे फ्लैप लाइक, ठीक है, फ्लैप लाइक। ये क्या करता है कि जब हम कभी देखें, हम खाना खा रहे होते हैं, बहुत ज्यादा कफिंग हो जाती है, हम बोलते हैं चोकिंग हो गई यार, चोकिंग हो गई, बैठ के खाओ, खाते समय बोलो मत, पानी मत पियो, बातें मत करो, हंसो मत, क्योंकि हमारा खाना विंड पाइप में जा सकता है, जिसकी वजह से चोकिंग हो सकती है। तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है ना, ये बंद हो जाता है जब आप खाना खा रहे हो, ताकि वो आपके विंड पाइप में ना चले जाए और ब्लॉक नहीं कर दे, क्योंकि उससे बहुत सीरियस, इवन इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो, ठीक है। तो इसीलिए एपिग्लॉटिस ये काम करता है, ठीक है। अब उसके बाद आपका लैरिंग्स आ गया, जिसको आप वॉइस बॉक्स बोलते हो, एडम्स एप्पल भी बोलते हो, ठीक है। ये ट्रैकिया की कॉन्ट्रैक्शन में ये इंश्योर करता है कि उसकी कॉन्ट्रैक्शन ठीक से हो रही है, फूड ठीक से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये चीज मैनेज करता है, ठीक है। चलो अब
जब हमारा ऊपर से आ गया खाना, अब यहाँ पे ट्रैकिया में आ गया। ट्रैकिया में ये देख रहे हो, ये इस तरीके स्ट्रक्चर है। ये क्या है? दीज आर अ सी शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये इस तरीके से है। ये क्या करेगा? इट विल मेक श्योर कि कोलैप्स नहीं हो जाए। ठीक है, कोलैप्स नहीं होना चाहिए, अच्छे से ये पाइप बना रहे और इजीली गैसेस पास हो सके। ठीक है, फाइनली बच्चों यहाँ पे आ गया आपका, दीज आर नोन एज ब्रोंकाई। प्लूरल में क्या बोल दिया? ब्रोंकस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ब्रोंकाई आ गया। फर्दर ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी एंड लास्ट में ये जो छोटे छोटे हैं ना, इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोल्स। ठीक है, लास्ट में ब्रोंकियोल्स आ गया एंड उसके बाद लास्ट में आ जाता है एल्विलियाई, विच इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर, और यहीं पे होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया पाथ। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका रेस्पिरेशन, अब हम पूरा देखेंगे कि हर चीज का क्या मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कुछ चीज मैंने इंपॉर्टेंट जो फंक्शन था मैंने आपको बता दिया। ये जो एल्विलाई है, ब्रोंकियाई है, लंग्स हैं, डायाफ्राम है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ के आइए, अपने डाउट्स लेके आए हैं। तो आज के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।